हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ लास्ट 5 ईयर एनालिसिस। इस 5 ईयर एनालिसिस के अंदर मैं आपको वो सारे टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर करके जाने हैं। अगर आपने सब कुछ कर लिया, वेल एंड गुड, आपको फिर भी ये टॉपिक्स करने हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, सिर्फ इन टॉपिक्स को करके चल जाना, बिकॉज 5 ईयर्स के अंदर आपके बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स दोनों पेपर कवर कर दिए। टोटल आपके 11 पेपर कवर करके मैंने आपके लिए एनालिसिस बनाया कि इन टॉपिक को आपको करके जाना है। अगर आपको इनकम टैक्स के पेपर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो एटलीस्ट ये टॉपिक करके जाने, ये आपके रेलेवेंट है जिसमें 25-26 के लिए दोनों ऑनर्स के बच्चे, प्रोग्राम के बच्चे इसको रेफर कर सकते हैं। चलो यूनिट वाइज मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं और कौन से नहीं। चलो यूनिट वाइज, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बेटा पहली चीज मेरी एक ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, पर मैंने आपको यहाँ पे वो टॉपिक्स दिए हैं जो कि आपके 5 ईयर एनालिसिस के थ्रू, ट्रेंड पैटर्न के थ्रू बहुत बार रेपिटेटिव बेसिस पे आपसे पूछे जाते हैं। चलो सबसे पहले चीज, आप तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सेक्शन 6(1) की बेसिक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, 182 डेज वाली और 60 प्लस 365 डेज वाली। ठीक है मैम, उसके साथ साथ आपको एडिशनल कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब वो मेरा RNOR बनेगा और कब वो मेरा ROR बनेगा। साथ साथ में आपको पता है एडिशनल कंडीशन की कुछ एक्सेप्शन थी, 3 एक्सेप्शन थी। 3 में से भी सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है उस एक्सेप्शन पे जिसके अंदर पर्सन जो है इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। वो क्या है? उस केस के अंदर आपको 182 डेज वाली ही कंडीशन चेक करनी होती है। तो देखो, अगर रेजिडेंशियल स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 कल के पेपर में आने वाला है, उसके अंदर आपको सबसे पहली चीज क्या आती है? रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने को बोला जाएगा। सेकंड चीज, आपको डीम रेजिडेंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। थर्ड चीज, स्कोप की बात करते हैं। सबसे पहली चीज वो क्या करेंगे? आपको चीजें देंगे, आपसे वो डिटरमाइन करवाएंगे कि उसका स्टेटस क्या है, रेजिडेंट है, ROR है, NOR है या फिर NR है। ये अगर आपने डिटरमाइन कर दिया तो फिर वो आपसे इनमें से कुछ भी पूछ लेंगे कि भाई आप इसका मुझे स्कोप बताओ कि कौन कौन सी इनकम इसके हैंड में टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। तो मैं आपको फटाफट समअप कर देती हूँ। ROR के केस के अंदर वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल होगी, दुनिया जहान की सारी इनकम बिना देखे, आंख बंद करे टैक्सेबल कर देना, बस एक नहीं होगी, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट इनटू इंडिया। अगर कोई भी प्रॉफिट इंडिया के अंदर आ रहे हैं अनटैक्स थे, वो किसी के भी हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। RNOR के केस के अंदर इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी और फॉरेन की इनकम, मतलब फॉरेन इनकम जिसके अंदर जो बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप है, कंट्रोल है इंडिया से, बिजनेस एंड प्रोफेशन सेटअप एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, वो इनकम आपकी टैक्सेबल होने वाली है। NR के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, सिर्फ और सिर्फ। डन है। अब हम इंडियन इनकम से आप क्या समझाते हो? इंडियन इनकम से आपको यह समझना चाहिए कि बेटा ऐसी इनकम जो कि अक्रू और अराइज हुई इंडिया के अंदर, मतलब जिसका इंडिया से रिश्ता है, या तो इंडिया के अंदर उसका सोर्स है या इंडिया में वो मुझे रिसीव हुई है। साथ साथ में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ना है, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। डन, इतना पढ़ लिया। फिर एक बार आपका, 1 से 2 बार आपका क्वेश्चन आया था पार्शियल इंटीग्रेशन का, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 3 स्टेप में काम खत्म, 3 स्टेप में काम खत्म है पार्शियल इंटीग्रेशन का। एक बार इसको देख के चले जाना। साथ साथ में आपको आनी चाहिए टैक्स की कैलकुलेशन, जो कि इस चैप्टर के लिए नहीं, आपको पूरे के पूरे इनकम टैक्स पेपर के अंदर हेल्प करने वाली है। तो टैक्स कैलकुलेशन ओल्ड और न्यू रिजीम के हिसाब से आपको आनी चाहिए। अगर इतना आप कर लोगे तो आपका यूनिट नंबर 1 जो है, जिसका पहला क्वेश्चन आने वाला है, वो 100% सिक्योर हो जाएगा। फिर चलो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। हाउस प्रॉपर्टी का जो बेसिक फॉर्मेट है आपको वो पता होना चाहिए कि मेरी फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, मेरी GAV कैसे निकलती है, उसके बाद मैम मेरी NAV कैसे निकलती है, फिर 24A की डिडक्शन दूंगा, फिर 24B की मैं डिडक्शन दूंगा, फिर मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आएगी। वो बेसिक फॉर्मेट आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए। उसके बाद आपको फोकस करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर। इस पे आपका क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि LOP के केस के अंदर कितना भी इंटरेस्ट दे दो, SOP के केस के अंदर क्या लिमिट है, ओल्ड में कितनी है और न्यू में कितनी है। न्यू में तो मिलती ही नहीं। फिर आपको पता होना चाहिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की कैलकुलेशन कैसे होती है। इतना कर लिया? यस मैम। इतना करने के बाद आपको हल्का सा कंसेप्ट लेके जाना है अपना वैकेंसी का, अनरियलाइज्ड रेंट का। एक क्वेश्चन देके चले जाना कि अगर आपकी 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है वही दिखा सकते हो। एक को आपको DLOP, डीम टू बी लेट आउट, हम मान लेंगे। तो बेसिकली आप एक ये वाला क्वेश्चन करके चले जाना, जो कि मैंने ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र में करवा रखा है। उसके बाद आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कब मेरे जो म्युनिसिपल टैक्सेस है वो अलाउ होंगे और कब नहीं। मैम अगर ओनर ने पे करे अलाउ होगा, टेनेंट ने पे करे अलाउ नहीं होगा। अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग अलाउ नहीं होंगे। जब अलाउ कब होंगे? जब उसने पे कर दिया और ओनर ने पे किए। फिर रिपेयर इंश्योरेंस, अगर ऐसा कोई खर्चा आता है आपको देखते ही उसको मानना इग्नोर, क्योंकि इसकी आपको डिडक्शन मिलने वाली नहीं है, ये खर्चा आप क्लेम नहीं कर सकते। तो बस इतना काम कर लो, आपका यूनिट 2 हाउस प्रॉपर्टी भी हो जाएगा। देखो मेरी सिंपल सी बात ये है बेटा, ऐसा नहीं है कि मैम यही आएगा, पर अगर ये कर लोगे तो चैप्टर की मैक्सिमम कवरेज आपकी हो जाएगी। ये आपका जो ट्रेंड पैटर्न है, एनालिसिस है, पिछले 5 ईयर के पेपर पे बेस्ड है। 5 ईयर पेपर में कौन कौन सी चीजों से बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है वो कर लो। अगर स्टेप मार्किंग भी हुई, स्टेप मार्किंग के अंदर अगर पॉइंट्स भी सही करके आ गए, तब भी आपका काम बन जाएगा। ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनको सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स चाहिए कि मैं ये पढ़ के जाऊंगा तो मेरा काम हो जाने वाला है। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सेमेस्टर 5 की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, बिकॉज अब आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले, रेगुलर बेसिस पे आपको गाइडेंस, नोट्स, स्टडी मटेरियल सब चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी।
ना टाइम वेस्ट करें, सेमेस्टर 5 की कम्युनिटी में आप लोग को ज्वाइन करो ताकि आपको खूब सारा बेनिफिट और अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवाओ। अब बात करते हैं बेटा यूनिट 2 सैलरी की। सैलरी के अंदर पता है क्या है? सैलरी के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन है, पर आपसे कुछ-कुछ कंसेप्ट पूछता है। जो सबसे ज़्यादा पूछने वाले कंसेप्ट है, वो है आपके पेंशन का और ग्रेच्युटी के। पेंशन और ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी में कुछ भी पूछ लेगा, पोगा में कवर्ड है, पोगा में कवर्ड नहीं है, पर कब कवर्ड है, कब कवर्ड नहीं, ये आपको मेंशन करके देगा स्पेसिफिकली। पेंशन कम्प्यूटेड और अनकम्प्यूटेड दोनों पूछ लेगा और दोनों का कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन में भी आ सकता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है एचआर और आरएफए। जितने भी क्वेश्चन आए हैं सैलरी के, मैंने देखा ही नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एचआरए नहीं आया। एचआरए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके जाना है और आरएफए कभी कभी पूछ लेता है। फिर बात करते हैं बेटा अलाउंसेस की। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन से अलाउंसेस मेरे फुल्ली टैक्सेबल है और कौन से मेरे एग्जेम्प्ट है। जैसे कि एग्जेम्प्ट के अंदर भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपके परक्विजिट्स की बारी आती है। परक्विजिट्स के अंदर क्या है? आपकी कार आ गई, ये बेटा लीज नहीं, लीव है, लीव सैलरी का टॉपिक पढ़ जाना। फिर इसके अंदर क्या है? आपके अंदर इधर आ जाओ, यहाँ पे आपको करके जाना है बेटा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब पता है क्या है? पिछले बार के पेपर के अंदर 2 से 3 बार आप पे क्वेश्चन बन के आया आरपीएफ का। आरपीएफ का मैम जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो 12% तक एग्जेम्प्ट है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 12% तक एग्जेम्प्ट है, जो कंट्रीब्यूशन है उस पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो 9.5% तक आपका एग्जेम्प्ट होता है। किसके लिए? समझ में आ गया? तो ये आरपीएफ का करके जाना है। तो अगर इतनी चीजें कर लोगे तो आपका सैलरी का एक मोटा मोटा पार्ट हो जाएगा, जो कि प्रीवियस में काफी बार पूछा गया है। फिर जो रिमेनिंग परक्विजिट्स रह गए, इनके प्रोविजन पढ़ के चले जाना। जैसे कि एक बार पूछा गया था आपका एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मतलब प्रोविजन पढ़ के जाओगे, क्योंकि वो मोर ऑफ क्या है? कैलकुलेशन नहीं है, उसका आंसर नीली आना था, जो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चन के अंदर करवा रखे। आंसर नीली है, पर पता कैसे चला नीला है? हमने प्रोविजन पढ़ रखा था। तो जितने भी परक्विजिट्स बच गए इसके बाद वो ऊपर से प्रोविजन पढ़ के जाना। अब बेटा बात करते हैं पीजीबीपी की। पीजीबीपी के अंदर 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम बेसिस पे, डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डेप्रिसिएशन सेक्शन नंबर 32 से आपको कैलकुलेट करने को बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, और बहुत मैक्सिमम केसेस के अंदर साथ में उसमें कंसेप्ट जोड़ते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है। फिर 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दोनों मैंने करवा रखे। इनके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन कराए, बहुत ईजी है। और मैंने आपको इनडायरेक्ट का एक सुपर ट्रिक बता रखी है, इस सुपर ट्रिक के थ्रू आप कभी भी इनडायरेक्ट का क्वेश्चन गलत करके नहीं आ सकते। तो पीजीबीपी के ये क्वेश्चन हो गए। साथ में पीजीबीपी किस चीज पे फोकस करना है मैम? सेक्शन 43, अगर हम एक दिन में किसी भी पर्सन को कैश की पेमेंट कर रहे हैं, सिंगल डे सिंगल पर्सन एक्सीडिंग 10,000, ध्यान रखना एक्सीडिंग 10,000 है, तो वो खर्चा मेरा डिसअलाउ हो जाएगा। टीडीएस, अगर मैंने किसी भी पर्सन को टीडीएस पेमेंट करी, टीडीएस नहीं काटा, तो मेरा 100% या 30% खर्चा डिसअलाउ होता है। 100% कब? अगर एनआर को करी, और अगर रेजिडेंट को करी तो 30%। ये वाला कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा गया है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके अंदर 4-5 आइटम तो ऐसे आएंगे जो कि आपकी पर्सनल नेचर की है। देखते आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये तो आपका खर्चा अलाउ होने वाला नहीं है। इनकम टैक्स का कोई भी एक्सपेंस है, मैंने क्या बताया, हम डीटी के अंदर है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर डायरेक्ट टैक्स का कोई भी एक्सपेंस है तो वो अलाउ नहीं होगा। फिर इसके बाद आपकी कुछ इनकम दिखाते हैं, उन इनकम को भी हम वहां से हटाते हैं। जैसे कि आपकी कैपिटल गेन की इनकम, आईएफओएस की इनकम, भाई ये इनकम जो है पीजीपी की इनकम थोड़ी है, ये मेरी प्रॉफिट एंड गेन की इनकम थोड़ी है, तो इनको भी हटाओ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी बहुत बार इन क्वेश्चंस के अंदर देखी जाती है, तो मैंने आपको समझ कर दिया। फिर बात करते हैं बेटा 44 की सीरीज की। 44 एडीए, एई, समझ रहे हो? ये जो सीरीज है इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा गया, इसको थ्योरी के पर्सपेक्टिव से करके जाना कि इस पर अगर थ्योरी आई तो मैं लिख के आ सकता हूँ इसके अंदर 7-8 पॉइंटर्स। डन है? अब आ जाओ, फोकस करो बेटा अपना कैपिटल गेन यूनिट 3 पे। कैपिटल गेन की यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी डाल रखी है। इसके अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपको जो टॉपिक करके जाना है वो एग्जाम्शन। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जाम्शन। कोई भी कैपिटल गेन का उसने क्वेश्चन ही नहीं दिया एग्जाम्शन लगाए बिना। कोई भी एग्जाम्शन लगा लो, चाहे वो 54 है, 54B है, 54 EC है, और सबसे ज्यादा पूछी जाती है 54 EC एंड 54 F। ये 4 एग्जाम्शन जो है आपको करके जानी है। एग्जाम्शन के बिना वो क्वेश्चन बनाना पसंद ही नहीं करता। साथ में आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट पे होल्ड होना चाहिए इंडेक्सेशन का, कि इंडेक्सेशन कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। फिर जब मेरी अमेंडमेंट आई थी, मेरे प्रीवियस ईयर के अंदर सबसे बड़ी अमेंडमेंट जो है ना, वो ये वाली अमेंडमेंट है 23 जुलाई 2024। इससे पहले इंडेक्सेशन मिलता था, इससे बाद में नहीं मिलता। इससे पहले जो मेरे रेट थे कैपिटल गेन के वो अलग थे, इसके बाद अलग है। इसके ऊपर अच्छे से करके जाना, बिकॉज इंडेक्सेशन पे खूब भर के सवाल आएंगे, क्योंकि इस बार का अमेंडमेंट हुआ है वो। उसके बाद डिबेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, लिस्टेड शेयर पे नहीं लगेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैम 2 तरीके से निकाली जाती है। अगर कोई भी शेयर्स मैंने, अगर कोई भी चीज, मान लो कोई भी एसेट मैंने, मैम एक बात बताओ, 2001 से पहले लिए, तो उस टाइम की कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दिस डेट, ठीक है, 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज हायर, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है। पर सेक्शन नंबर 55 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? ये है आपकी 31 जनवरी 2018 की। समझ रहे हो? ये वो वाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जब हम कंपेयर करते थे फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट से, इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू से। तो वो वाला कंसेप्ट, ये वाला भी पढ़ के जाना। फिर बेटा आपके कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स आते हैं। आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एडवांस मनी फोरफीट के ऊपर। एडवांस मनी जो फोरफीट हुई उस पर ध्यान देके करना। उसके बाद बोनस पे एक बार आया था, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन सा मेरा शॉर्ट टर्म में जाएगा, कौन सा मेरा लॉन्ग टर्म में जाएगा।
इतना अगर आप कर लोगे कैपिटल गेन के अंदर तो आप क्वेश्चन के अंदर एक इस लेवल पे आ जाओगे कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप समझो कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा है, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या? स्टेप मार्किंग है, स्टेप मार्किंग के अंदर कुछ तो लिख कर आओगे ना, इतना तो होगा ना कि मैं अटेम्प्ट करके आ सकता हूँ उसे। ठीक है, अब आ जाओ यूनिट 4 एंड 5 कंसोलिडेट के ऊपर। आईएफओएस के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक है गिफ्ट का, और गिफ्ट पे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएफओएस का यूनिट 4 एंड 5 का ना बेटा एक कंबाइंड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, बिकॉज इंडिविजुअल क्वेश्चन इस पर नहीं बनता। एक असेसमेंट का ही क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपके आईएफओएस डिडक्शन सब पूछ लेंगे, सारे हेड की इनकम को कंबाइन करवा देंगे। ठीक है जी, अब जो गिफ्ट की बात है, गिफ्ट के अंदर सबसे पहली चीज आपको सेक्शन 56 to 10 की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कब कब गिफ्ट के प्रोविजन लगेंगे और कब नहीं लगेंगे, कब वो मेरी इनकम टैक्सेबल है और कब वो मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद बहुत बार, मैक्सिमम बार क्या देखा गया है, आपका जो क्वेश्चन आया वो कौन सा आया मैम? आपका क्वेश्चन आया इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मुझे रिसीव हुई है फॉर इनएडुक्वेट कंसीडरेशन, क्योंकि गिफ्ट के प्रोविजन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बच्चे को वही लगता है। अगर आपको लगता है कि मैम ये वाला टॉपिक मुझे कंफ्यूज लगता है, ये थ्योरी के अंदर मैंने आपको खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जाके थ्योरी से कवर कर लेना। मतलब देखो जितने भी ये सारे टॉपिक्स थे ना, मेजर सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी के अंदर कवर करा दिए। मतलब जिस बच्चे को प्रैक्टिकल में दिक्कत आ रही है ना, वो थ्योरी वो थ्योरी वाली वीडियो में समझेगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गिफ्ट वाला प्रोविजन है, और इसके अंदर में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 56 to 10 कि कब आपका प्रोविजन इनकम टैक्स के अंदर वो जो इनकम में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। और दूसरी चीज़ है बेटा आपकी इनएडुकेट कंसिडरेशन के अंदर अगर मुझे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, इसकी दो कंडीशन होती है, हमें चेक करनी होती है, उसके बाद काम बनता है। उसके बाद हमें पता नहीं चाहिए रफ आइडिया ऊपर से कि कौन कौन सी इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल होती है, जैसे कि डिविडेंड की इनकम, एफडी के इंटरेस्ट की इनकम, ये मेरी आईएफओएस में टैक्सेबल होती है। क्लबिंग एंड सेट ऑफ की बात करें तो क्लबिंग एंड सेट ऑफ में बेटा मेजरली आपको मिलेगा थ्योरी का क्वेश्चन, पर आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन छोटा मोटा माइनर एडजस्टमेंट मिल सकती है जिसके अंदर हम सेट ऑफ दिखा रहे होंगे। एक लाइन के एडजस्टमेंट मिलेगी, पूरा क्वेश्चन कभी भी आप एक्सपेक्ट मत करना इसके ऊपर। फिर बात करें डिडक्शन की, मैम डिडक्शन कौन सी करनी है? आपने तो सारी की सारी लिख दी बेटा, 1 लाइन है। एटीसी के अंदर बहुत डीप में मत जाना, एटीसी में बहुत डीप में मत जाना। एक तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी पढ़ लेना। ठीक है, ये सारी एटीसी में पढ़ लेना, ऊपर से पढ़ लेना। फिर 80D अच्छे से कर लेना, डोनेशन वाला पढ़ लेना, 80E एजुकेशन पढ़ लेना, 80CCD1 भी एनपीएस वाला ये कर लेना। ये वाले डिडक्शन में तो बच्चों को दिक्कत आने वाली नहीं है, बिकॉज जिस बच्चे ने आईटीआर अच्छे से किया था उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर टीटीआर टीटी भी पढ़ लेना कि ठीक है कि कब लगता है कब नहीं लगता। और ये डोनेशन का बहुत बार पूछा जाता है, पीजीबीपी के अंदर भी आता है कि भाई डोनेशन अलाउ करे या नहीं करे, डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसका अच्छे से कर लेना और ये आपका असेसमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको लग रहा होगा मैम बहुत सारा टॉपिक है, नहीं बेटा, आपका इनकम टैक्स इससे भी बड़ा समंदर है। मैंने उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक फिल्टर आउट करे हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, बहुत टाइम तक ये चीज़ें रिपीट होती हुई आ रही है, वो टॉपिक मैंने फिल्टर आउट कर लिए। इनकी कुछ भी नहीं पढ़ा ना अगर, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना बेटा। हैप्पी लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाकी मैं आपको फटाफट से कम्युनिटी का लिंक फिर से दिखा देती हूँ। जिस भी बच्चे को लगता है कि मैम मुझे गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो बेटा इस कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेना अपने आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, फुल गाइडेंस मिलती है, और जो भी आपका रिसोर्स स्टडी मटेरियल होगा आपको इससे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय। अच्छे से पेपर करना, खूब मेहनत करना, और आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, कोई टेंशन वाली लोड वाली बात नहीं है। अच्छा, एक मैसेज आपको जरूर दूंगी बेटा, देखो पैनिक मत करना। इनकम टैक्स में बहुत चीज़ें, बहुत सारा सामान है, इतने सारे प्रोविजन है, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वो बच्चा पेपर बिल्कुल करेक्ट करके आएगा जिसको पहली दफ़ा जब पहले अपने पहली बार क्वेश्चन सोचा, पढ़ा, तब आपको दिमाग में क्या आया कि प्रोविजन में क्या होना चाहिए था। समझ रहे हो? जो वो आंसर था ना वही आंसर लगा के आना है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो आपकी डॉट्स होंगी, जो आपको लगता होगा ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, उन सबको भूल जाना। जब आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी उस समय पे जो उसका आंसर, जो उसका ट्रीटमेंट सोचा था वही उसका करेक्ट ट्रीटमेंट होगा, और वही करके आना। मैम पक्का? हाँ बेटा पक्का। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज़ पढ़ ली ना उसका करेक्ट आंसर आपका दिमाग पहली बार निकाल लेगा। अब आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना कि ऐसा भी हो सकता था, वैसी वाली एडजस्टमेंट भी थी, तो हो सकता है आप अपने आप को कंफ्यूज कर लो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो। तो ठीक है, ध्यान लगाना, ध्यान से सुनना, और मेन फोकस रखना अपने प्रोविजन के ऊपर। बाकी जो अगर बच्चे को लगता है कि मैम ये सारी प्रैक्टिस मैं कहाँ से करूँ, बेटा आप खुद से कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि मैम मुझे थोड़ा सा एक ब्रशअप दे दो, तो बेटा आप ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप खुद से कर सकते हो तो कुछ नहीं, आप अपने आप से खुद से कर लेना। ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर भी मैंने आपको PYQ ही सॉल्व कराए हैं 11 पेपर के एनालिसिस करके। ठीक है, तो आप अगर लगता है कि मैम ये टॉपिक में कर सकता हूँ तो बेटा आप कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या एनालिसिस आपके हेल्प करा है नहीं करा।